जय हिंद दोस्तों। सोचिए एक ऐसा देश जो 38 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत का अपना एक राजा, अपना इंटरेस्ट और अपनी सोच। एकता लगभग सपने जैसा लगता था, लेकिन कुछ ही सालों में, कुछ ही दशकों में वो टूटा और बिखरा हुआ छोटा छोटा टुकड़ा मिलके एक नेशन बन जाता है, जिसे आज हम जर्मनी कहते हैं। और यूरोप में उस वक्त कोई नेशन ये नहीं चाहता था कि फिर से यूरोप में कोई नया नेशन पैदा हो। जर्मनी अब तक नेशन नहीं था और यूरोप में कोई देश ये नहीं चाहता था कि फिर से यूरोप में कोई नया नेशन पैदा हो। लेकिन इतने सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद कुछ ही दशकों में जर्मनी एक नेशन बन जाता है। कैसे? तो इस सवाल का जवाब छुपा है एक व्यक्ति के अंदर, जिसका नाम है ओटो वन बिस्मार्क। एक मास्टरमाइंड, एक राजनेता जो राजनीति को शतरंज की तरह खेलता था। वेयर नेशंस वेर हिज पीसेस। सवाल यह है कि बिस्मार्क एक महापुरुष था जिसने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, उसको एक शक्तिशाली नेशन बनाया, या फिर एक चालाक और शातिर राजनेता जो अपने झूठ और अपनी चालाकी और युद्ध के माध्यम से एक इतिहास लिख रहा था। आज हम बिस्मार्क के दिमाग को समझेंगे, उसकी सोच, उसकी रणनीति को इस वीडियो में समझेंगे। भयंकर युद्ध, सीक्रेट अलायंस और राजनीतिक खेल, ये सारी चीजें ना आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि वॉज बिस्मार्क द ग्रेटेस्ट स्टेटमैन ऑफ हिज टाइम और द डेंजरस मैन। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जर्मनी 38 टुकड़ों में बटा हुआ था, तो मैं आपको उसका मैप मोटा मोटी समझाता हूँ कि बीच में पर्शियन अंपायर था। जर्मनी के स्टेट्स उसमें थे और कुछ हिस्सा लेफ्ट साइड और कुछ हिस्सा राइट साइड। इन सेंस कुछ हिस्सा ईस्टर्न साइड में, कुछ हिस्सा वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड का जो जर्मन स्टेट था वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, और वेस्टर्न साइड के जो जर्मन स्टेट थे वो फ्रांस के कंट्रोल में थे। एक आपको मोटा मोटी मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको बात आगे समझने में आसानी हो। ठीक है, तो बात है 1848 की। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एक मीटिंग हुई कि जर्मन स्टेट जो है इनको एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। तो बात सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देने की चल रही थी, उतने में एंट्री होती है इंग्लैंड की, और इंग्लैंड कहता है कि अगर आप जर्मनी को सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देते हो तो जर्मनी विल बिकम न्यू नेशन। अगर जर्मन स्टेट को आप सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देते हो तो इट विल बिकम न्यू नेशन, और अगर न्यू नेशन बनता है तो ये वियना ऑफ कांग्रेस का उल्लंघन है, क्योंकि वियना ऑफ कांग्रेस 1815 में हम सब ने मिलकर ये डिसीजन दिया था कि अब कोई नया नेशन यूरोप में नहीं बनेगा। क्यों यूरोप नहीं चाहता था कि यूरोप में कोई नया नेशन पैदा हो? क्योंकि जो यूरोप के ऑलरेडी स्टैब्लिश गब्बर है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर जो थे ना, वो नहीं चाहते थे कि अब कोई नया कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में आए, क्योंकि वो आएगा तो वो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेगा, वो भी रिसोर्स को एक्सप्लॉइटेशन करेगा, वो भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स भेजेगा, है ना, वो भी एक्सपांशन करेगा, क्योंकि उस वक्त एक्सपांशन तो एकदम पीक पे था, सब बंदरबाट की लड़ाई चल ही रही थी उस वक्त। तो एक नया कॉन्ट्रैक्टर, एक नया अथॉरिटी यूरोप में वापस ना आए, इसी वजह से वो लोग चाहते थे कि नया नेशन ना बने। तो 1815 में वियना ऑफ कांग्रेस में सब मिलके एक डिसीजन लिए कि अब हम नए नेशन को सप्रेस करेंगे, नया नेशन नहीं बनने देंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो रोल शुरू हुआ था, इसका इनिशिएटिव पर्शिया ने लिया था। पर्शिया का रूलर कौन था उस वक्त? कैसर विलियम वन। उसके सपने बिखर गए। अब पीसफुली और शांति से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा और जर्मनी एक नेशन नहीं बनेगा। ये सारा खेल जो है ना, ये जो चल रहा था ना, ये पर्शिया का एम्बेसडर जो उस वक्त फ्रांस में था, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था, ओटो वन बिस्मार्क, वो ये सब देख रहा था। वो अपने रूलर को निराश होते हुए, हताश होते हुए देख रहा था। वो ये भी देख रहा था कि अब जर्मन स्टेट एक नहीं होंगे, अब नेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यूरोप के कोई भी ठेकेदार, कोई भी स्टेट नहीं चाहते थे कि
जर्मनी यूनिफाइड हो और एक नेशन बने। तो उसने एक लेटर लिखा फ्रांस से, किसको? केसर विलियम को, कि सर कैन यू प्रोवाइड मी वन अपॉर्चुनिटी, आई विल फुलफिल योर ड्रीम, आई विल फुलफिल योर एम्बिशन। तो उस वक्त केसर विलियम की जो हालत थी, मरता क्या न करता वाला हिसाब था उसका। तो उसने बिस्मार्क का जो लेटर था उसको एक्सेप्ट किया और उसने बिस्मार्क को इनवाइट किया कि ओके यू कम एंड प्ले। तो 1848 में केसर विलियम बिस्मार्क को पर्शिया का चांसलर बनाता है। अब बिस्मार्क का खेल यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले बिस्मार्क का फोकस कहाँ आ जाता है? इकोनॉमी पे, क्योंकि जो पॉलिसी होती है ना वो प्रायोरिटीज पे डिपेंड होती है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, या तो पर्सन और नेशन अगर उसको एम्पावर होना है, उसको स्टैब्लिश होना है, उसको अपनी अथॉरिटी बढ़ाना है, तो फर्स्ट ही और शी हैज टू बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रांग। उसके बाद आगे जो भी है होना होगा वो होगा। तो बिस्मार्क को ये चीज क्लियर थी, तो सबसे पहले उसका फोकस आया पर्शिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना होगा। तो उस दौर में इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पीक पे लाना पड़ेगा। और इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? पैसे की। तो सबसे पहले बिस्मार्क जर्मनी में इंपीरियल बैंक की स्थापना करता है। ठीक है, अब बैंक स्टैब्लिश हो गया तो लोग अपने पैसे लाके बैंक में सेव करेंगे, फिर बैंक मनी को रोटेट करेगा, जैसे एज यूजुअल अभी होता है। शुरू हो उस वक्त ही हो चुका था ये सब। तो अब जर्मनी के पास पैसे आना शुरू हो गए। तो इंडस्ट्री लगाने से पहले एक चीज और जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जेएनपीटी पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे है और नागपुर में इंडस्ट्री है। ठीक है, अब नागपुर में इंडस्ट्री से सामान निकला और जेएनपीटी पोर्ट पे आया और वहां से वो एक्सपोर्ट होगा दुनिया भर में। और दुनिया भर से बाहर देश, ओवरसीज से, फॉरेन से सामान आया, वो जेएनपीटी में आया, जेएनपीटी पोर्ट पे उतारा गया उसको, फिर वहां से वो नागपुर आया। लेकिन जेएनपीटी टू नागपुर जो डिस्टेंस है, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो डिस्टेंस है वो 20 घंटा या 15 घंटे में कवर हो रहा है। मान लीजिए 15 घंटे में कवर हो रहा है, 15 आवर में। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाए, रोड अच्छे से बना दिया जाए, रेलवे लाइन को कनेक्ट कर दिया जाए, तो वही जो 15 आवर का ट्रेवलिंग है वो अगर 10 आवर में हो जाए तो इससे क्या होगा? कॉस्ट रिड्यूस होगा। कॉस्ट रिड्यूस होगा तो और इंडस्ट्री पे फोकस होगा और इंडस्ट्री फ्लरिश होगी। तो इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज मस्ट। तो उसने इंपीरियल बैंक की स्थापना की, उसके बाद उसने इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन किया जर्मनी में। उसने रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सारी चीजों पर फोकस किया। तो जब पैसा आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, तो इंडस्ट्री तो अल्टीमेटली ही फ्लरिश होगी। फिर इंडस्ट्री भी फ्लरिश होना शुरू हो गई और जर्मनी धीरे धीरे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना शुरू हो गया। अब जो भी एज अ या तो कंट्री या फिर कोई पर्सन अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो सोशली भी स्ट्रांग होगा, पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होगा। तो जर्मनी पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद मिलिट्री सारी स्ट्रांग होना शुरू हो गया। अच्छे डिफेंस सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सारी चीजें, मतलब उसने अपना सारा सेटअप तैयार कर लिया। तो बिस्मार्क अब जर्मनी में स्टेट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट लाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो गया, पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो गया, और उसने ह्यूमन रिसोर्स जो थे उन पे भी काम किया और उसको भी स्ट्रांग बना दिया। अब बिस्मार्क का जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? सारी तैयारी मुकम्मल हो गई, मिलिट्री भी हो गया, डिफेंस भी हो गया, इकोनॉमी भी अच्छी हो गई, पॉलिटी भी हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। अब लड़ना है। ठीक है, अब बिस्मार्क का नया खेल शुरू होता है, पॉलिसी ऑफ इंट्रैपमेंट। अब क्या है पॉलिसी ऑफ इंट्रैपमेंट, ये आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू लंदन एग्रीमेंट 1852, स्लेशविग और हॉलेस्टीन, ये दो छोटे छोटे स्टेट थे, टेरिटरी थी यूरोप में, इसको डेनमार्क के प्रोटेक्शन में दिया गया था। स्लेशविग और हॉलेस्टीन, इसको
डेनमार्क के प्रोटेक्शन में दिया गया था। मतलब जैसे अभी फिलहाल जो भूटान है वो इंडिया के प्रोटेक्शन में है, ठीक है, तो ऐसे डेनमार्क के प्रोटेक्शन में था। तो बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने डेनमार्क को इंस्टिगेट किया कि स्लैशविग और होलिस्टीन ऑलरेडी तुम्हारे प्रोटेक्शन में है, तो तुमको उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। अगर तुम उस पर कब्जा कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो डेनमार्क बिस्मार्क के बहकावे में आ गया और उसने स्लैशविग और होलोस्टीन को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो एक तरफ बिस्मार्क डेनमार्क को इंस्टिगेट करता है, दूसरी तरफ बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को बोलता है कि डेनमार्क को देखो, उसको हमने लंदन एग्रीमेंट के तहत होलोस्टीन और स्लैशविग को प्रोटेक्शन करने के लिए कहा था और वो उसको कॉन्क्यूर कर लिया, वो उसको अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया। लंदन एग्रीमेंट का वॉल्यूशन कर रहा है वो। तो ऑस्ट्रिया गुस्से में आ गया। ऑस्ट्रिया बोले अब तो बोले वी शुड टीच हिम लेसन, डेनमार्क को अब सबक सिखाना चाहिए। तो पर्शिया और ऑस्ट्रिया, पर्शिया मतलब बिस्मार्क, बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया मिलके डेनमार्क पे अटैक किया। अब देखो दूसरे का सुन के अगर हम कुछ करें तो यही होता है। अब डेनमार्क बिस्मार्क के बहकावे में आके वो अटैक कर दिया और फंस गया। अब ऑस्ट्रिया और पर्शिया दोनों मिलके उसको मारे और डिफीट कर दिया उसको, और उसके हाथ से स्लैशविग और होलोस्टीन दोनों ले। फिर गॉस्टिन एग्रीमेंट होता है 1860 में, और स्लैशविग जो है वो ऑस्ट्रिया के प्रोटेक्शन में चले जाता है और होलोस्टीन जो है वो पर्शिया के प्रोटेक्शन में चले जाता है। मामला सॉल्व हो गया? नो, मामला सॉल्व हुआ है सिर्फ ऑस्ट्रिया के लिए। बिस्मार्क के दिमाग में तो अलग ही खेल चल रहा था। बिस्मार्क ने तो डेनमार्क को सिर्फ बलि का बकरा बनाया, जिसके पीछे एक रीजन था। बिस्मार्क वांट टू फिगर आउट द स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटेजी ऑफ ऑस्ट्रिया, और उसने ये वॉर के माध्यम से ऑस्ट्रिया के स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रेटेजी दोनों को फिगर आउट कर लिया। तो अब बिस्मार्क को लड़ना किससे? ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया उस वक्त एक इस्टेब्लिश नेशन था, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ऑस्ट्रिया से लड़ सकते हैं। तो ये सीक्रेट अलायंस बनाना शुरू किया इसने सबसे पहले रशिया के पास गया। रशिया को कहता है अगर आप मेरे और ऑस्ट्रिया के मैटर में न्यूट्रल रहेंगे तो मैं आपके ईस्टर्न क्वेश्चन में हेल्प करूंगा। ईस्टर्न क्वेश्चन मतलब जो ईस्टर्न साइड है ना यूरोप का, वहां पे बहुत जमाने से कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए आ रहा है। देखा जाए तो अभी जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है ना, उसका भी जो मैटर है ना वो ईस्टर्न क्वेश्चन ही है। तो उसने कहा मैं आपको ईस्टर्न क्वेश्चन में सपोर्ट करूंगा। फिर वो इटली के पास आता है और इटली से एक सीक्रेट अलायंस बनाता है, क्योंकि उस वक्त इटालियन यूनिफिकेशन भी चल रहा था। फिर कभी हम इटालियन यूनिफिकेशन पे एक वीडियो बनाएंगे। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे ऑस्ट्रिया और मेरे झगड़े में, तो मैं तुम्हारी यूनिफिकेशन में तुमको हेल्प करूंगा। अब वो गया फ्रांस के पास सीक्रेट अलायंस करने के लिए। और फ्रांस में उस वक्त रूलर कौन था? नेपोलियन III। वो आदमी अपने आप को बहुत स्मार्ट और शाना समझता था, लेकिन वो शाना तो था लेकिन कौवे जैसा शाना था। ये क्यों मैं कह रहा हूँ ये आपको मैं आगे समझाऊंगा। तो इसने फ्रांस के रूलर नेपोलियन को क्या कहा जानते हो? कि आप मेरे और ऑस्ट्रिया के बीच में अगर न्यूट्रल रहोगे तो मैं आपको गिफ्ट्स दूंगा। नेपोलियन बोला ठीक है, और नेपोलियन दिल ही दिल में सोचा ठीक है ये लोग को लड़ने दो, दो जन जब वॉर करेंगे तो मैं बिजनेस करूंगा और फिर आगे चल के बड़ा बन के फिर मैं मंडोली करा दूंगा। अगर बात ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा लंबा वॉर चलेगा, बिजनेस भी करूंगा और फिर सेटलमेंट करवा दूंगा और मेरा एक नाम भी हो जाएगा। तो फ्रांस एग्री हो गया, नेपोलियन एग्री हो गया। अब ऑस्ट्रिया के इसने सारे सोशल बेस और सपोर्ट छीन लिए। अब इसको क्या करना है? ऑस्ट्रिया पे अटैक करना है। और दुनिया में ना सबसे आसान काम में से एक काम है किसी से झगड़ा करने का रीजन बनाना। तो बिस्मार्क क्या करता है, गॉस्टिन एग्रीमेंट जो हुआ था जिसके तहत ऑस्ट्रिया ने स्लैशविग लिया था और पर्शिया ने होलिस्टीन लिया था, तो इसने क्या किया, उस एग्रीमेंट का उल्लंघन कर दिया। ये स्लैशविग पे कब्जा कर लिया, ऑस्ट्रिया इग्नाइट हो गया। तो रीजन मिल गया, ऑस्ट्रिया ने पर्शिया पे अटैक किया। और बिस्मार्क यही चाहता था
कि ऑस्ट्रिया उस पर अटैक करे, तो बैटल ऑफ सडोवो हुआ और उसने 3 वीक के अंदर ऑस्ट्रिया को वाइप आउट कर दिया। वाइप आउट मतलब उसको डिफीट कर दिया, और जो ईस्टर्न साइड का जर्मन स्टेट था वो उसने ऑस्ट्रिया से ले लिया। तो जो यूनिफिकेशन का पहला चरण था वो हो गया कंप्लीट। अब जो वेस्टर्न साइड का जो जर्मन स्टेट है ये किसके कंट्रोल में था? फ्रांस के। तो अब बिस्मार्क ने अपनी आंखें किसकी तरफ घुमाई? फ्रांस की तरफ। फ्रांस को तो इसको पली का बकरा बनाना ही था, क्योंकि वो जो नेपोलियन 3 है वो कौवे जैसा शाना था, मैं आपको भी बताता हूँ। तो नेपोलियन 3 को इस वॉर से ना कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 3 वीक में वो क्या ही बिजनेस करेगा, क्या ही हथियार बेचेगा, क्या ही और अलग रिसोर्स बेचेगा। तो इस चीज से वो चिढ़ गया, और वो नेपोलियन जो है बिस्मार्क की तरफ देखता है और वो बोलता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि गिफ्ट्स प्रोवाइड करोगे, बड़े बड़े वॉर हो गए, गिफ्ट्स कहाँ है मेरे? तो बिस्मार्क बोलता है रिलैक्स सर, मैं आपको गिफ्ट जरूर दूंगा, मैंने कमिट किया है, मैं दूंगा, लेकिन आपको जो जो चाहिए ना वो आप मुझे लिखित में दे दो एक बार, ताकि मैं इजीली आपको प्रोवाइड कर सकूं। अब आप सोच के देखो, इस इंसान ने इसको जो जो चाहिए था ये उसने रिटर्न में दे दिया। मैंने कहा था ना कि ये कौवे जैसा शाना है, एक तो बिहाइंड सीन कांड कर रहा है और उसमें लिख के एविडेंस दे रहा है सामने वाले को। तो इसने लिखा मुझे चाहिए बेल्जियम, और मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिस्मार्क ने क्या किया, वो जो चिट्ठी में नेपोलियन 3 ने लिखा था कि आई वांट बेल्जियम, वो उसने दे दिया इंग्लैंड को। पता है क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड है, जो बेल्जियम है वो इंग्लैंड के कंट्रोल में था। अब इंग्लैंड के कान खड़े हो गए, बोले ये क्या कर रहा है, उसको पता है कि बेल्जियम मेरे अंडर में है फिर भी मांग रहा है। तो इंग्लैंड चिढ़ गया, और इसी तरह इसने जो जो मांगा था वो हर जगह इसने भेज दिया, और सारा यूरोप नेपोलियन 3 के अगेंस्ट हो गया। तो इसका सोशल बेस इसने छीन लिया, अब इस पे करना है अटैक। और आपको मैंने पहले ही कहा था कि दुनिया में किसी से झगड़ा करने के लिए रीजन ढूंढना सबसे आसान काम है। तो ये क्या कांड करता है बिस्मार्क, फ्रांस का एक एम्बेसडर था बेनेडिक्ट, वो पर्शियन कोर्ट में था। तो इसने फ्रांस में अफवाह फैलवा दी कि आपके एम्बेसडर की पर्शिया में बेइज्जती हुई है, इसको ह्यूमिलिएट किया गया। और एम्बेसडर की बेइज्जती, एम्बेसडर का ह्यूमिलिएशन मतलब नेशन का ह्यूमिलिएशन। फ्रांस के लोग इग्नाइट हो गए, इसे उनको रेवोल्यूशन की तो आदत ही पड़ गई थी। फिर वो लोग हाहाकार मचाना शुरू कर दिए। फ्रांस गुस्से में आया और फ्रांस पर्शिया पर अटैक कर दिया। एंड दिस इज व्हाट बिस्मार्क वेटिंग फॉर। बिस्मार्क यही चाहता था। तो बैटल ऑफ सेडान फ्रांस और पर्शिया के बीच में हुआ 1871 में। बिस्मार्क ने फ्रांस को डिफीट किया, और जो हिस्सा जर्मन स्टेट का फ्रांस के कंट्रोल में था वो उसने उससे लिया। और यहाँ 1871 में बैटल ऑफ सेडान के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। देखा दोस्तों, युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो लाइफ में वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्यों लड़ना है और कैसे लड़ना है ये समझ होना चाहिए। सो उम्मीद है कि आपको जर्मन यूनिफिकेशन और बिस्मार्क की चाल, रणनीति, राजनीति, ये सारी चीजें आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। जय हिंद।